सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रेलवे नेटवर्क को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारतीय रेल के अब तक के सफर और आगे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच आमंत्रित है रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष सुश्री जया वर्मा सिन्हा। जया जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जया जी, भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क हमारे समूचे देश को आपस में जोड़ता है। एक तो आप हमें इसके आकार के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं और पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेल के विकास को आप कैसे आंकती हैं? देखिए, भारतीय रेल मेरे विचार से पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है और हमारा देश जिस तरह का है उसमें ये एक यात्रा का साधन है जो कि हमारे आम यात्रियों का सबसे प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे जो हमारा 67,000 किलोमीटर का नेटवर्क है उसका जो 20% है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड है। उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और उसका जो नेटवर्क है वो चाहे डबल लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है और उस पर ही डिमांड बढ़ती भी जा रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता है और इन ट्रैक्स को और भी ज्यादा उसमें लाइंस ऐड करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ये देखते हुए कि 2030 और 2047 तक हमें किस तरह के ट्रैफिक का अनुमान हो रहा है और उसको कैरी करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये बजट के आंकड़े जो हैं ये इसको एकदम क्लियरली दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, कि फोकस है इस पर कि हम जो रिक्वायरमेंट है देश का, पूरे भारतवर्ष का, कि ये रेलवे एक ऐसा साधन रहे जिसके ऊपर जो देश का माल वाहन की रिक्वायरमेंट है या पैसेंजर्स के मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको हर तरीके से मीट कर सके। इस वर्ष भी 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स दिया गया है रेलवे को, वो इसी लिए दिया गया है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से 2 लाख और उससे अधिक का कैपेक्स मिल रहा है, 2 लाख करोड़ का। ये इसलिए है कि ये नेटवर्क जो है वो केपेबल हो अगले 25 साल के ट्रैफिक को केटर करने के लिए। तो बहुत ही दूरगामी विजन के साथ जो है रेलवेज कार्य कर रही है अपने मॉडर्नाइजेशन में। हम आपसे जानना चाहेंगे आज के तेजी से बदलते आधुनिक युग में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, भारतीय रेल आधुनिक तकनीक अपनाकर किन किन क्षेत्रों में बेहतर हुआ है? देखिए, अगर आप हर क्षेत्र में देखें, अगर आप ट्रैक से शुरुआत करें तो हमारे जो ट्रैक हैं वो कैसे बनते हैं, उनको किस तरह का उनमें मटेरियल यूज किया जाता है, वो सारा कुछ चेंज होता चला जा रहा है और बेहतर होता चला जा रहा है। और अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो अब हम 5,000 किलोमीटर का ट्रैक जो है 1 साल में ऐड कर लेते हैं, विच बाय इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग। तो इस तरह के क्वांटम जंप को लाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत तरह से यूज की गई है, क्योंकि आपको हर तरह की मशीन्स यूज करनी होंगी, आप तभी इस तरह से ट्रैक को बिछा सकेंगे। किस तरह के वैगन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कैसे कोचेस बना रहे हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए हैं, जो कि सेफ हैं, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के कोचेस हों और अमृत भारत ट्रेन जो कि नॉन एसी है लेकिन कंप्लीटली वर्ल्ड क्लास है। इसी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए नमो भारत ट्रेन्स। तो ये सारी की सारी ट्रेन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए भारत जो है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट बन रहा है विश्व में इस तरह की टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो रेट्स हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं एंड वी आर टेक्निकली वेरी गुड। सेफ्टी का एस्पेक्ट बहुत एक जरूरी एस्पेक्ट है। रेल एक्सीडेंट्स जो हैं वो 2005-2006 के बाद 90% कम हो गए हैं और सरकार का ये पूरी कोशिश है कि ये और भी कम होता जाए। तो आप बता सकती हैं कि सुरक्षा में प्रगति के खास पहलू क्या हैं? जैसे हम सुनते हैं लॉन्ग रेल्स या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग या फॉग सेफ्टी डिवाइसेस, इनके बारे में अगर सरल शब्दों में थोड़ा सा समझा सकें। देखिए, जैसे फॉग सेफ्टी डिवाइस है, फॉग सेफ्टी डिवाइस उस समय इस्तेमाल की जाती है जब बहुत घना कोहरा होता है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत खराब हो जाती है और जो हमारे ड्राइवर होते हैं उनको आगे का सिग्नल तक नहीं दिखाई देता है और विच इज अ वेरी अनसेफ सिचुएशन। तो उसका सोल्यूशन जो है वो है ये फॉग सेफ डिवाइसेस, जो ये बताती रहती है कि कौन सा सिग्नल आने वाला है और इसी में
कवच जो है वो उसके आगे की बात है, जिसमें कि वो ये भी बताएगा कि आगे का सिग्नल क्या है, वो लाल है, हरा है, कैसा है, और आगे आपको रुकना है कि आपको जाना है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश ट्रेन जो है वो ब्रेक नहीं लग रहा है उस पे, तो ये कवच जो इक्विपमेंट है वो ब्रेक्स लगा देगा और गाड़ी जो है सिग्नल को पार नहीं करेगी अगर वो लाल है, और उससे पहले ही रुक जाएगी। तो इस तरह की ये सेफ्टी डिवाइसेस, फॉग सेफ डिवाइस एंड देन ऑफ कोर्स कवच जो है, जिससे कि सेफ्टी जो है बढ़ेगी ट्रेन्स की। और सस्टेनेबिलिटी के संदर्भ में आपने अभी बात की थी, इसके बारे में बता सकती हैं सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट क्या है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड में ये एक वेल प्रूवन फैक्ट है कि रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाकी रोड ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में 10 गुना बेहतर है एज फार एज पोल्यूशन इज कंसर्न, एमिशंस आर कंसर्न। तो वो इसलिए रेलवे से ट्रांसपोर्ट जो है उससे ही होना चाहिए जहां तक संभव हो। तो सबसे पहला तो वो होना चाहिए कि आप रेलवे की तरफ ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट करें, और रेलवे बाय इटसेल्फ जो है वो एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का जरिया हो जिससे कि एमिशंस कम हो। तो हमारा जो डीजल का एमिशन है उसको कम्प्लीटली कम कर देने के लिए हम पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, और 95% तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 100% का टारगेट 2025 का है। तो इससे ये हमारा स्कोप 1 है, और जो स्कोप 2 है जो 2030 के लिए नेट जीरो टारगेट है, उसका ये मतलब है कि हम जो एनर्जी सोर्स करते हैं, जो हम बिजली भी सोर्स करेंगे, वो भी हम ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत रेलवे का बड़ा निर्यातक बन गया है। आज हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो के कोचेज एक्सपोर्ट होने लगे। जो लोकोमोटिव्स और कोचेज के नीचे का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोगी बोलते हैं। कोच है ऊपर, नीचे बोगी, यानी उसका अंडर फ्रेम। यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को होने लगे। पैसेंजर कोचेज मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका। लोकोमोटिव्स जा रहे हैं अब मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। भारतीय रेल का जो निर्यात है, भारत रेल रेलवे पार्ट्स और इक्विपमेंट का निर्यात कर रहा है कई देशों में, और कई ऐसे देश हैं जो एडवांस देश हैं, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। सो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है सरकार का, उसके संदर्भ में आप बता सकती हैं कि क्या प्रगति हुई है अभी तक और आगे की क्या संभावनाएं हैं? रेलवे एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा अपना डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तो है ही, जिसके लिए कि मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से बढ़ाई जा रही है, चाहे वो लोकोमोटिव्स हो, वैगन्स हो, कोचेस हो, वंदे भारत ट्रेन हो, कवच हो, उसका डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ जो है वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए तो हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये हमको तैयार कर रहा है कि भारत जो है वो रेलवे इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा और निर्यात का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होगा, केंद्र होगा, जहां पर अफोर्डेबल और वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट लिया जा सकेगा। एक और जो केंद्र बिंदु था जिस पर रेल मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया कि 2020 से यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है और भारत में सब्सिडी के बल पर किराए दूसरे देशों की तुलना में बहुत किफायती हैं। 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। इतना एक सब्सिडाइज ट्रैवल भारत में होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये क्यों जरूरी है भारत जैसे देश के लिए और आम भारतीय नागरिक के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो कंप्लीटली फोकस्ड है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको एक अफोर्डेबल जरिया हो ट्रैवल करने का। हमारे देश में दूरियां बहुत ज्यादा हैं और रेलवे ही सबसे अच्छा और सस्ता साधन है लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने के लिए। उसको अफोर्डेबल रखना, उसको एक आम आदमी के दायरे में रखना कि वो एक टिकट आसानी से खरीद सके और एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसका ये कमिटमेंट है सरकार का। इसी वजह से 2020 के बाद से किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है और जैसा कि आपको विदित है कि हमारा खर्चा जो आता है वो आता है 1 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर,
पर हम उसका सिर्फ 53% ही लेते हैं। 47% जो है वो सब्सिडी है, और जो कि रफली 60,000 करोड़ के करीब आ जाती है। और उसके लिए प्रतिबद्धता है कि ये भार जो है ये सरकार वहन करेगी और इसको यात्रियों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। अगर हम पंक्चुअलिटी की बात करें तो हमेशा से ये होता था कि भारतीय रेल पंक्चुअल नहीं होती हैं, इस तरह की एक धारणा थी। लेकिन एक चुनौती रही है पंक्चुअलिटी भारतीय रेल के लिए। लेकिन आज के AI के युग में 90% से अधिक समयबद्ध संचालन की उपलब्धि कैसे हासिल हुई? और क्योंकि अब हम इतने डिजिटलाइज्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, आपको लगता है कि ये पंक्चुअलिटी जो है ये मेंटेन रहेगी आगे, और भी हम इसमें सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पंक्चुअलिटी एकदम डायरेक्ट फैक्टर है आपकी कैपेसिटी की। अगर आपकी कैपेसिटी ओवर सैचुरेटेड है तो उसमें जो गाड़ियां हैं वो उसमें कैस्केड इफेक्ट होता है। एक छोटा सा भी अगर किसी ट्रेन में डिले हो गया तो उसके पीछे मार्जिन नहीं है कि बाकी ट्रेन जो हैं वो रिकवरी कर सकें। इसलिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, सफिशिएंट कैपेसिटी हो जिससे कि गाड़ियां जो है वो चलती जाएं बिना किसी परेशानी के। और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और जिस तरह की स्ट्रैटेजी अब भारतीय रेल ने अपनाई है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जगह पे आ जाएगा और पंक्चुअलिटी तो इम्प्रूव करेगी ही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो 50-60 साल में नहीं हो पाया रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है और ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अगर रोजगार सृजन की बात करें तो रेलवे को कहते हैं सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, तो उस संदर्भ में पिछले 10 साल कैसे रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? भारतीय रेल एक ह्यूज सेक्टर है और इसमें ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव है, इसमें लोगों की आवश्यकता है काम करने के लिए। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में 5 लाख के करीब भर्तियां हुई हैं और आगे के लिए भी भर्ती का एक कैलेंडर बनाया गया है जिसमें ये देखा गया है कि हमारा जो एडिशनल एसेट्स आने वाले हैं, जो हमारी लाइनें बढ़ने वाली हैं, गाड़ियां बढ़ने वाली हैं, उनके लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता एडिशनली होने वाली है, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, वो सब देखते हुए एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर तैयार किया गया है और इसको एकदम स्टेबलाइज किया गया है। ये अब किसी की विम्स एंड फैंसी पे नहीं है कि अभी इतने लोगों की भर्ती कर लेते हैं और अभी फिर छोड़ देते हैं। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट निकाल के कैलेंडर ड्रॉ अप किया गया है। और जया जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हर वर्ग के लिए जो रेलवेज है उसमें तरह तरह की ट्रेन्स हैं, तरह तरह के उपलब्ध हैं कैटेगरीज। तो अगर हम हाई कैटेगरी की बात करें, जो शायद उड़ान लेने के बजाय रेल से ट्रैवल करना पसंद करें, उस कैटेगरी की, या हाई स्पीड रेल की बात करें, तो अभी आपने वंदे भारत का जिक्र किया, उसका कितना अभी आकार है और कितना आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, वंदे भारत एक बहुत ही बड़ा भारतीय रेल का मिशन रहा है और इससे जो ट्रेन्स अब बनने लगी हैं, वंदे भारत ट्रेन्स, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत सेफ हैं और फास्ट हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एसी पे ही ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन्स जो बनाई जा रही हैं, 100 अमृत भारत ट्रेन का ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लान है जगह पे, जिसमें कि ये नॉन एसी ट्रेन्स हैं, कम्प्लीटली नॉन एसी ट्रेन्स हैं, लेकिन उनकी जो सुविधाएं हैं वो वंदे भारत के कोचेस से थोड़ी भी कम नहीं है। तो ये उस जनमानस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो कि एसी का टिकट नहीं खरीदते हैं और नॉन एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उनकी कंफर्ट और उनकी यात्रा को सहज रखना, सुरक्षित रखना, उसको ध्यान में रखकर इस पर भी फोकस किया गया है। भारतीय रेल के तेजी से बदलते स्वरूप और उसकी संभावनाओं पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेलवे नेटवर्क को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में